अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि printf %d marks2। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स नाम के एरे में सेकेंड इंडेक्स में, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स में मार्क्स नाम का एरे कौन है, ये है, ये हमारा मार्क्स नाम का एरे है। और इसके सेकेंड इंडेक्स मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा उसको ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 75, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये 75 प्रिंट कर देगा। उसके बाद में लूप चलेगा और i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। i की वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 होगी, कंडीशन चेक हो, कंडीशन सही है, हम अंदर आएंगे और मार्क्स 1 की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो गई है तो मार्क्स 1 मतलब 20 को हम प्रिंट कर देंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले बताते हैं कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे, उसके बाद में एरे का नाम, और उसके बाद में इस एरे में कितनी रो होगी और इस एरे में कितने कॉलम होंगे। हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम कितने रो और कितने कॉलम में डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स से मैंने आपको 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के बारे में इतनी सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई हैं, अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पे आपको इस तरीके से ये बटन दिखेगी मोर, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है। तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। इस गूगल ड्राइव में आप देखिएगा बहुत सारे नोट्स हैं, और अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सारी नोट्स जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और विषय पढ़ने होंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं और आपको 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 24th वीडियो में आज हम एरेज के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरेज क्या होते हैं एवं 1 डायमेंशनल एरे एवं 2 डायमेंशनल एरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि एरेज होते क्या हैं। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही प्रकार के कई वैल्यूज़ को एक ही नाम के अंतर्गत स्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट। तो जब हम एरे में डेटा को अरेंज करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से डेटा को अरेंज करते हैं कि हम एक ही नाम के अंदर कई वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ एक ही प्रकार की होती हैं। तो जब हमें कई वैल्यूज़ को एक साथ सीक्वेंशियल तरीके से रखना होता है तब हम एरे का उपयोग करते हैं। तो अगर हमें ढेर सारी वैल्यूज़ को एक ही साथ सीक्वेंशियल तरीके से स्टोर करना है तब हम एरेज का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 5 विद्यार्थियों के अंक रखने हैं तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की बजाय एक ही एरे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 और मार्क्स 5, ठीक है। ये 5 मार्क्स यानी कि नंबर्स स्टोर किए गए हैं 5 अलग अलग वेरिएबल में। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये 5 अलग अलग बच्चों के मार्क्स जो हैं स्टोर किए गए हैं, लेकिन पाँचों मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमने अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन हम इन पाँचों वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स नाम का जो 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, और हमने वो 5 वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हुए थे। तो ये होता है एरे का फ़ायदा। आप एरे बनाकर कई वैल्यूज़ को एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मार्क्स नाम का एरे 5 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एरे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि समान प्रकार के बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एरेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें एक ही तरह के बहुत सारे डेटा को स्टोर करना हो
तब एरे हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। साथ ही डेटा को सहजता से एक्सेस करने के लिए इंडेक्स द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को एरे में स्टोर किया है तो हम डेटा को बहुत आसानी से इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी को कुशलता से या इफ़िशेंटली उपयोग करने के लिए, तो जब हम एरे में वैल्यूज़ स्टोर करते हैं तो मेमोरी हमारी इफ़िशेंटली यूज़ होती है, क्योंकि सारा डेटा एक साथ एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है। लूप का प्रयोग करके सभी डेटा पर एक साथ कार्य करने के लिए, तो अगर हमने डेटा को एरे में स्टोर किया है तो हम लूप की सहायता से सारे डेटा को एक साथ बहुत ईजिली लूप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें 100 स्टूडेंट्स के अंकों का औसत निकालना है, ठीक है, मतलब आपके पास अगर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उनका आपको एवरेज निकालना है, तो एरे के बिना यह कठिन होगा, क्योंकि अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है और आप एरे से स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, हर एक वेरिएबल में अलग स्टूडेंट का मार्क्स रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एरे बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल के अंदर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप स्टोर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आपको उनका एवरेज निकालना है तो आपको बहुत आसानी होगी, आप बहुत सरलता से इस कार्य को कर सकते हो। अब अगर हम एरे की स्ट्रक्चर की बात करें, एरे की संरचना की बात करें, तो एरे को बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी बातों का? सबसे पहले हमें बताना होता है कि एरे में आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करोगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, फ्लोट टाइप की या कैरेक्टर टाइप की। आप एरे का नाम क्या रखोगे, एरे का एक पहचान नाम, ठीक है, मतलब उसी नाम से हम एरे को उपयोग करेंगे, उसी नाम से हम एरे में वैल्यू स्टोर करेंगे और उसी नाम का उपयोग करके हम एरे से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद एरे का साइज़ भी हमें बताना होता है कि जो आप एरे बना रहे हो वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें बतानी होती है जब हम कोई एरे बनाते हैं। सिंटैक्स इसका बहुत इजी है। देखिए, पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद में एरे का नाम लिखेंगे और उसके अंदर में एरे का साइज़ लिखेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं और एरे का नाम नंबर्स होगा और एरे में हम 10 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर्स नाम का एक इंटीजर एरे है जिसमें 10 वैल्यूज़ रखे जा सकते हैं। अब देखिए, एरे के एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो एक्सेस करना समझने के लिए मैं पहले आपको ये एरे बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मार्क्स नाम का एरे बना हुआ, तो मैं बना देता हूँ। मार्क्स नाम का एक एरे बना हुआ है जो कि इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे ये 5 साइज़ का एरे, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें इंडेक्सिंग होती है, तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2, चौथा एलिमेंट 3 और पांचवा एलिमेंट 4 इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। एरे में जब भी इंडेक्सिंग होगी तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होगा, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे इन 5 प्लेसेस पे, इन 5 इंडेक्सेस पे ये वैल्यूज़ रखी गई हैं, तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। तो पहले पोजीशन पे 85 है, फिर 90 है, उसके बाद में 75 है, उसके बाद में 88 है और उसके बाद में 92 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि printf %d marks 2। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स नाम के एरे में सेकेंड इंडेक्स में, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स में मार्क्स नाम का एरे कौन है, ये है, ये हमारा मार्क्स नाम का एरे है। और इसके सेकेंड इंडेक्स मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा उसको ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 75, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये 75 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आउटपुट 75, क्योंकि मार्क्स 2 तीसरे एलिमेंट को दर्शाता है, पहले दूसरे तीसरे एलिमेंट को दर्शा रहा है। कौन, मार्क्स 2, मतलब दूसरा इंडेक्स तीसरे एलिमेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है 1 डायमेंशनल एरे की। तो 1 डायमेंशनल एरे का सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि जब एरे में डेटा को एक रो में
सीक्वेंशियल रूप से रखा जाता है तो उसे एक आयामी एरे या वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो जब हम एरे को एक ही रो में, ये जब हम डेटा को एक ही रो में, एक ही पंक्ति में या एक ही रो में रखते हैं, तब हम उस तरीके के अरेंजमेंट को हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। यह समान प्रकार के डेटा को एक सूची के रूप में रखता है। ठीक है, तो जब हम वन डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो ये क्या करता है, ये सेम टाइप के डेटा को एक लिस्ट के फॉर्म में रखता है। जैसे कि हम यहाँ ऊपर जो देख रहे थे ना, ये इसको हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। वन डायमेंशनल एरे मतलब एक आयामी एरे, मतलब इसमें क्या होता है कि डेटा एक ही दिशा में अरेंज किया जाता है। ठीक है, रो के फॉर्म में। उसके बाद में अगर वन डायमेंशनल एरे के सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स वही है जो हमने ऊपर देखा था। जब हम सिर्फ एरे कहते हैं तब हम वन डायमेंशनल एरे की ही बात कहते हैं। ठीक है, अभी हमने सेम यही सिंटेक्स देखा था कि हमने क्या किया है कि हमने एक मार्क्स नाम का एरे बनाया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और टोटल 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस एरे में। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं। उसी प्रकार से अगर हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो एरे को एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कराने के लिए। और प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स हमें पता ही है कि सबसे पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि एरे के किस इंडेक्स के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मार्क्स नाम के एरे के 0 इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करो, मतलब 0 इंडेक्स में कौन एलिमेंट होगा, ये 10। ठीक है, तो इसीलिए आउटपुट में यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आती है मेन बात कि अगर हम लूप की मदद से एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मार्क्स नाम का एक एरे बनाया। उसमें हम कितने एलिमेंट, हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इनकी इंडेक्सिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट हम स्टोर कर लेंगे क्योंकि इस लाइन में ये एरे बन भी रहा है और एरे बनने के बाद उसमें एलिमेंट्स भी स्टोर हो रहे हैं। तो पहले इंडेक्स पे 10, दूसरे पे 20, फिर 30, फिर 40 और उसके बाद में 50। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये लूप लगा हुआ है। ठीक है, जब भी हम एरे बनाएंगे तो हमें लूप का उपयोग करना ही रहेगा क्योंकि लूप की सहायता से हम एक बार में एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जो यहाँ लूप लगा हुआ है, इस लूप में देखिए कि सबसे पहले आई नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 0 से, है ना। और कंडीशन चेक की गई है कि आई क्या छोटा है 5 से, तो आई की वैल्यू 0 है और ऑब्वियसली 0 जो होता है 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन सही है। कंडीशन सही तो हम अंदर आ जाएंगे और अंदर आके देखिए हम प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, मार्क्स आई, और आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब हम मार्क्स 0 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और मार्क्स 0 क्या है 10 है, इसलिए देखिए सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 1 होगी। कंडीशन चेक हो, कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, हम अंदर आएंगे और मार्क्स 1 की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो गई है तो मार्क्स 1 मतलब 20 को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी प्रिंट हो जाएंगे और जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन गलत, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ये 10 20 30 40 प्रिंट हो जाएगा और 50 भी साथ में प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 50 जो है वो 4th इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, और ये लूप कहाँ रुकेगा, 5 में जाकर रुकेगा, मतलब 4 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, 0 से 4 तक की, है ना। तो यहाँ लूप का उपयोग करके सभी एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट किया गया है। उसके बाद में आती है बात मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे, अब यहाँ पे क्या होगा कि एरे के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, मल्टी डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि जब एरे में डेटा को एक से अधिक डायमेंशंस में रखा जाता है
तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो अगर हम डेटा को क्या करेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस में स्टोर करेंगे, तब हम उसे क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशन एरे कहेंगे। सबसे सामान्य प्रकार का मल्टी डायमेंशनल एरे क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल एरे। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं तो जनरली हम 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे होते हैं। अब इस बात को समझने के लिए देखिए 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे में डिफरेंस क्या है। अब देखिए डेटा हमारे पास वही है, यहाँ डेटा क्या है 1 2 3 4। अब हम इस डेटा को चाहे तो 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर करें और चाहे तो इसी डेटा को हम मल्टी डायमेंशनल एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए फ़र्क क्या आ जाएगा, डेटा तो यहाँ भी वही है, डेटा यहाँ भी वही है, लेकिन जब हम यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो हम डेटा को देखिए एक ही डायमेंशन में एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हमने डेटा को यहाँ से अगर रीड करना शुरू किया तो हम बस एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इसी डेटा को 2 डायमेंशंस में स्टोर करेंगे तो अब डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशन है, चाहे तो हम इस तरफ जाएं और चाहे तो हम इस तरफ जाएं। ठीक है, 2 डायमेंशन, हम इधर भी डेटा रीड कर सकते हैं और हम ऐसे भी डेटा रीड कर सकते हैं या डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरफ ऐसे डेटा रीड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम डेटा में कॉलम्स में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कॉलम 0 के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। और जब ऐसे जाएंगे तो हम बोलेंगे रो 0 के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और रो 1 के एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेटा 2 डायरेक्शन में हम स्टोर कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे 2 डायमेंशन एरे। और यहाँ पे डेटा को हम एक दिशा में, है ना, एक लाइन में स्टोर कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल एरे। और जब हमें यहाँ पे डेटा को स्टोर करना होगा या हमें एक्सेस करना होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस रो के कौन से कॉलम के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमें 2 को एक्सेस करना है तो हम बताएंगे कि जो डेटा रो 0 और कॉलम 1 में है उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, रो 0 कॉलम 1। उसी तरीके से ये जो 4 है ये रो 1 कॉलम 1 में है। इसी तरीके से जो 3 है ये रो 1 कॉलम 0 में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी इंडेक्सिंग इस तरीके से की जाती है। जब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे थे तो बस हम रो लिख रहे थे। ठीक है, कि 0 1 2 3 या डेटा का आप इंडेक्सिंग कह लीजिए, है ना, एक डायमेंशन में, कि 0 इंडेक्स वाला डेटा, 1 इंडेक्स वाला डेटा, 2 इंडेक्स वाला डेटा। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन में डेटा को स्टोर करेंगे तब हमें बताना पड़ेगा कि डेटा किस रो और किस कॉलम में। यहाँ देखिए 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 0th कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा का जो इंडेक्सिंग होगी इस तरीके से 2 डायमेंशंस में बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ गए हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे थ्योरी में और एक आध प्रोग्राम देखते हैं कि 2 डायमेंशन एरे को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे, इसे हम रो और कॉलम के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यह डेटा को टेबल की तरह रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह डेटा को किस तरीके से रख रहा है, टेबल की तरह रख रहा है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले बताते हैं कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे, उसके बाद में एरे का नाम, और उसके बाद में इस एरे में कितनी रो होगी और इस एरे में कितने कॉलम होंगे। हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम कितने रो और कितने कॉलम में डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि डेटा किस तरीके का डेटा स्टोर किया जाएगा, उसके बाद में एरे का नाम, और उसके बाद में बताया गया है कि 2 रो और 3 कॉलम में हम डेटा को स्टोर करेंगे। 2 रो और 3 कॉलम कैसे होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए, हम बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गए 2 रो और ये हो गए 3 कॉलम, है ना। तो सबसे पहला डेटा 10 है, ये यहाँ स्टोर होगा, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30, उसके बाद में 40, उसके बाद में 50 और उसके बाद में 60। ठीक है, ये रो 0, रो 1, ये कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे 2 डायमेंशनल एरे में, है ना। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि रो और कॉलम के फॉर्म में हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं। अब अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है तो वहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे में
हम केवल एक इंडेक्स बता रहे थे, यहाँ पे हमें 2 इंडेक्स बताने पड़ेंगे। हमें बताना पड़ेगा कि मार्क्स नाम के एरे में हम कौन से रो और कौन से कॉलम के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बोल रहा है मार्क्स 02 मतलब कि 0 रो वाला 0 रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, 0 रो और सेकंड कॉलम। तो 0 रो और सेकंड कॉलम कौन होगा? 0 रो सेकंड कॉलम मतलब 30 की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट में 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे रो 1 रो 2 नहीं होना चाहिए था और यहाँ कॉलम 1 से नहीं। देखिए क्योंकि जो एरे होता है उसमें इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसीलिए जब आप 1 से करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैं इसको सही भी कर दूंगा नोट्स में। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कॉलम 0 1 और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तब जाके आपको डेटा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन एरे बनाइए तो आप हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू करिए, उससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे को हम लूप की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या उपयोग किया है, हमने उसमें नेस्टेड लूप का उपयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेस्टेड लूप का उपयोग हुआ है 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के लिए। तो मैं इसको फटाफट आपको बना के दिखा देता हूँ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे जैसे कि हमने समझा कि टेबल के फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को अरेंज जब हम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमने डेटा को 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर किया है। डेटा वही है, आप डेटा को 1 डायमेंशनल एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, डेटा को आप 2 डायमेंशनल एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब जैसी हमें ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम डेटा को 1 या 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर करते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइन, तो इस लाइन की वजह से, इस लाइन की मदद से इस तरीके से हमारा डेटा 2 डायमेंशंस में स्टोर हो जाएगा। अब हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं लूप की सहायता से, लेकिन जब हम 2 डायमेंशनल एरे को लूप की सहायता से एक्सेस करेंगे तब हमें नेस्टेड लूप का उपयोग करना पड़ेगा। लूप के अंदर लूप, वो क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा आउटर लूप होता है और एक हमारा इनर लूप होता है। तो जो आउटर लूप होता है वो रोज़ को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि इनर लूप कॉलम्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रो वाला लूप है वो 0 से 1 तक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए i इज़ लेस देन 2 लिखा है। i लेस देन 2 मतलब कि जब तक i की वैल्यू 2 से कम है, मतलब 1 तक। मतलब ये जो आउटर लूप होगा ना, ये 0 और 1 के लिए चलेगा, 0 और 1 के लिए। ठीक है, एक बार 0 के लिए चलेगा i की वैल्यू 0 के लिए और एक बार i की वैल्यू 1 के लिए। जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि 2 इज़ लेस देन 2 ये कंडीशन गलत होती है ना। और जब ये i की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी तो लूप चलेगा। तो जब i की वैल्यू 0 होगी ना तो मतलब हम इस लूप में हैं, मतलब हम इस रो में हैं, 0th रो में हैं। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन सही होगी, हम अंदर आ जाएंगे नेस्टेड लूप में। और ये देखिए जो इनर लूप है ये j की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चलेगी। कहाँ तक? 0 1 2 तक। जब j की वैल्यू 3 होगी है ना तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 3 इज़ लेस देन 3 कंडीशन गलत होती है। इसलिए जो इनर लूप होगा वो 0 1 2 3 वैल्यूज़ के लिए 3 बार चलेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले आउटर लूप चलेगा, i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो i की वैल्यू 0 पर कंडीशन सही होगी। कंडीशन सही होने पर हम अंदर आएंगे और इनर लूप में आएंगे। इनर लूप में j की वैल्यू पहले 0 होगी, j की वैल्यू जब 0 होगी ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन सही होगी क्योंकि j की वैल्यू 0 है। 0 इज लेस देन 3 कंडीशन सही। हम अंदर आएंगे और प्रिंट करेंगे i की वैल्यू 0 j की वैल्यू 0 मतलब मार्क्स 0 0। मार्क्स 0 0 मतलब कि 10। ठीक है, 10 सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। 10 प्रिंट होने के बाद ये इनर लूप फिर से चलेगा, इनर लूप फिर से चलेगा तो j की वैल्यू आगे बढ़ेगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। i की वैल्यू अभी 0 ही है क्योंकि अभी इनर लूप पहले पूरा चलेगा। अगर आपको नहीं पता कि ये इनर लूप आउटर लूप किस तरीके से चलते हैं तो मैंने इस वीडियो के पिछले वीडियो में नेस्टेड लूप समझाया था बहुत डिटेल में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हो,
जिसमें मैंने नेस्टेड लूप को बहुत डिटेल में समझाया था। उससे क्या होगा कि ये वीडियो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे बताया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब i की वैल्यू 0 है मतलब हम कहाँ पे हैं, हम सबसे पहली रो में हैं। अब जब सबसे पहली रो में है तो पहली रो में देखिए 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 1 0 2। तो 0 तो हमने आउटर लूप सेलेक्ट कर लिया, अब इनर लूप से एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा और एक बार 2 होगा, तो 0 0 0 1 0 2। तो इस तरीके से पहले 0 0 में 10, फिर 0 1 में 20, 0 2 में 30 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन गलत होगी, कंडीशन गलत होने पे ये लूप ब्रेक होगा और हमारा क्या होगा, देखिए ये लूप ब्रेक होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा मतलब कि जो अगली वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ प्रिंट होंगी, नेक्स्ट लाइन में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आउटर लूप जो होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 1 होना मतलब कि हम अब इस रो की बात कर रहे हैं, इस रो की। ठीक है, किस रो की, इस रो की बात कर रहे हैं। और इस रो में फिर से j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 होगी और ये तीनों वैल्यू भी इसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस 2D एरे को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को जिसमें मैंने नेस्टेड लूप के बारे में बताया था। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगेंगी आपको। ठीक है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आउटर लूप से हम रो को सेलेक्ट करते हैं और इनर लूप से हम कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जब इनर लूप बनाएंगे तो उसमें देखिएगा आपको कितने कॉलम्स हैं और जब आउटर लूप बनाइएगा तो आप देखिए कितने रोज हैं। ठीक है, इतना कर देंगे तो आपको बहुत ईजिली जो है आप 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल एरे के अलावा 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या उससे अधिक आयाम वाले एरे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रोग्राम्स में 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे ही पर्याप्त होते हैं। ठीक है, बनाने को 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन भी बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर हमारे काम 1 और 2 डायमेंशनल एरे में हो जाते हैं। अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे बनाना है तो आपको रोज़ और कॉलम के साथ में एक 3rd डायमेंशन भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब ज़रूरत होती है तब हम बनाते हैं। हालांकि अगर आपको 3 डायमेंशन एरे थोड़ा कम समझ में आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 और 2 डायमेंशन एरे की अच्छी समझ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा देगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि एरे में सभी एलिमेंट्स एक जैसे प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे का आकार निश्चित होता है, जैसे कि हमने देखा था कि जब हम एरे बनाते हैं तो पहले ही हम उसके रोज कॉलम्स को फिक्स कर देते हैं, तो इसलिए एरे का आकार जो होता है फिक्स होता है। एरे के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब हम एरे का यूज़ करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा को हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने आज के इस वीडियो में समझा कि एरे प्रोग्रामिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में डेटा को ऑर्गेनाइज और ईज से संभालने में मदद करते हैं। मतलब ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं बहुत बड़े डेटा को। 1 डायमेंशन एरे डेटा को लीनियर लिस्ट में रखते हैं, जबकि मल्टी डायमेंशन एरे डेटा को टेबल या मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एरेस का रियल लाइफ कंपैरिजन भी देख सकते हैं। अगर हम 1 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने छात्रों की एक सूची बनाई है, छात्रों की एक लिस्ट बनाई है जिसको हम 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमने एक लिस्ट बनाई है, उसमें मान लीजिए कि हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ नाम लिखे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक 1 डायमेंशनल एरे में इन सभी स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर कर दिया है। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हम कक्षा का अंकों का चार्ट की बात करते हैं। मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि जब हम 2 डायमेंशनल एरे बनाना हो तो हमने छात्रों की नाम लिखे हैं यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे में। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन छात्रों के विभिन्न सब्जेक्ट में या इन छात्रों के डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, हम इनकी डिटेल स्टोर कर सकते हैं। तो जब हमें इस तरह की डिटेल को स्टोर करना हो तब हमें 2 डायमेंशनल एरे का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है। और 3 डायमेंशनल एरे का उपयोग हम कब करेंगे, जब कई कक्षाओं के अंकों का डेटा हमें चाहिए हो। तो जब हमारा ये एक क्लास के अंकों का डेटा हो गया, इसी तरीके से हम दूसरे क्लास के अंकों का डेटा, तीसरे क्लास के अंकों का डेटा, चौथे क्लास के अंकों का डेटा स्टोर करना चाहें, तब हम 3 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरेज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स से मैंने आपको 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के बारे में इतनी सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई हैं, अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पे आपको इस तरीके से ये बटन दिखेगी मोर, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है। तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। इस गूगल ड्राइव में आप देखिएगा बहुत सारे नोट्स हैं और अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सारी नोट्स जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और विषय पढ़ने होंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं और आपको 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई और विषय भी, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना हो तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।